Hello students, today we are going to cover the topic audit of multi-state cooperative societies। अब इसके ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल होता है उसका नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 और इसका जो मेन एप्लीकेबल होगा ये एक्ट टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुज ऑब्जेक्ट आर नॉट कन्फाइंड टू दी वन स्टेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है मल्टी स्टेट, तो जिन भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ऑब्जेक्ट है केवल एक ही स्टेट तक कन्फाइंड यानी लिमिटेड नहीं है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहलाती हैं और इसका जो एक्ट है वो अलग से इसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी रहेंगी इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, तो देखिएगा सबसे पहले तो जितना भी मनी रिसीव हुआ है इन सोसाइटीज को, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस मैटर के अगेंस्ट वो मनी रिसीव हो रहा है और कहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारी सेल्स और परचेज से रिलेटेड जो भी गुड्स हो रहे हैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन होंगी। असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर वो उसमें इंडल्ज है वर्किंग में, तो उस रिस्पेक्ट में उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल कितना लग रहा है उनके प्रोडक्शन में, लेबर कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड सारे जितने भी आइटम होंगी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में था कि सीए के अलावा भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता था, तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके केस सिनेरियो में ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट होकर पूछा जा सकता है। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका ऑडिट केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो बोर्ड अपॉइंट करेगा, जो कि टाइम लिमिट रहेगी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो कब तक अपना करेगा, जब तक कि फर्स्ट एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग जब तक फर्स्ट कंक्लूड होगी तब तक उसका ऑफिस वो होल्ड करेगा, जो फर्स्ट ऑडिटर होगा। और अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद अपॉइंट करेगी जनरल मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर को। इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होंगे वो एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होगा और उसका जो मेन वर्किंग रहेगा वो नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेम कंपनीज एक्ट की तरह ही है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं अपॉइंट हो सकती एज ऑडिटर ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो भी ऑफिसर है या फिर एम्प्लॉय है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोई पर्सन है जो मेंबर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या फिर जो ऑफिसर और एम्प्लॉय की बात सेकंड नंबर पॉइंट में हो रही थी, तो कोई पर्सन इस सेकंड नंबर पॉइंट वाले ऑफिसर और एम्प्लॉय के अंडर में एम्प्लॉयमेंट की तरह काम करता है तो वो पर्सन भी एलिजिबल नहीं होगा। या फिर जो पर्सन इंडेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी उसने कुछ लोन ले रखा है सोसाइटी से, या फिर कोई गारंटी दे रखी है, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी है किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे भी, तो वो सारे पर्सन और इसका अमाउंट जो रहेगा इनका इंडेटेडनेस का, गारंटी का और जो सिक्योरिटी का अमाउंट अगर 1,000 से ज्यादा है तो वो पर्सन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट, ये सेकंड नंबर वाले पॉइंट से लेके जो लास्ट वाले तक का है इसका रीजन सिंपल यही है, ये इसलिए अपॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस यहाँ पे इसकी नहीं रहेगा। वो जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि वो खुद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग में इंडल्ज है, तो इसलिए ये सारे जो पर्सन है वो इनएलिजिबल रहेंगे इसकी ऑडिट करने से। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उनकी पावर्स और ड्यूटीज क्या रहेंगी, तो सबसे पहले उसका जो राइट रहेगा तो वो फुल टाइम ऑल दी टाइम एक्सेस कर सकता है जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वाउचर्स है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा ऑडिटर के पास राइट और पावर रहेगा कि वो फॉलोइंग एस्पेक्ट में इंक्वायरी कर सकता है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट रहेगा कि जितने भी लोन्स हैं, एडवांसेस है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो उस रिस्पेक्ट में प्रॉपरली सिक्योर्ड लोन है कि नहीं है, सिक्योरिटी ली गई है नहीं ली गई है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, तो उस रिस्पेक्ट में इंक्वायरी कर सकता है। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो केवल मेयरली बुक एंट्री तो नहीं है, यानी उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर सपोर्टिंग होना चाहिए, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है। और इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो उस सोसाइटी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल यानी अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए, तो इस रिस्पेक्ट में भी ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी एक्सपेंसेस जो भी चार्ज हो रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो चार्ज नहीं किया जा रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि जितने भी अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई शेयर इशू किए हैं फॉर दी कैश, तो उस रिस्पेक्ट में प्रॉपरली कैश आ गया है कि नहीं आ गया है और प्रॉपर करेक्ट और रेगुलर बैलेंस शीट इस रिस्पेक्ट में बनाई हुई नहीं बनाई हुई है, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक बार इंक्वायरी कर लेगा।
नेक्स्ट देखिए कंटेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी पूरा इसके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन की ऑडिट करने के बाद ऑडिटर ये देखिएगा कि जो प्रॉपरली बैलेंस शीट बनी हुई है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारी वो एग्जामिन करने के बाद ही वो अपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट इशू करेगा। और जो बैलेंस शीट रहेगी एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रहेगी, और जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इसके साथ जो ऑडिट रिपोर्ट होगी इसमें और भी कुछ मैटर्स होंगे, तो वो भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसमें ये ऑडिटर रिपोर्ट में कंटेंट रहेगा कि जितनी भी ना इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए थी, जितनी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने ऑब्टेन कर ली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। इसके अलावा ऑडिटर के ओपिनियन में जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए थे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, तो वो सारे प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं और केप्ट किए हुए हैं, कीप किए हुए हैं। वेदर द रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स, यानी ये जो थर्ड वाला पॉइंट है वो स्टूडेंट उस रिस्पेक्ट में है जैसे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी एक से ज्यादा स्टेट में इसमें इसकी वर्किंग इसकी इंडल्ज की हुई है। तो जो अब जरूरी तो नहीं है एक ही ऑडिटर सब ब्रांचेस का सब स्टेट का ऑडिट करे, तो इस रिस्पेक्ट में जो किसी दूसरी स्टेट का जो ऑडिटर था तो उसकी वर्किंग के लिए जो इस पर्टिकुलर प्रेजेंट ऑडिटर को कोई अगर रिपोर्ट चाहिए थी, कुछ वर्किंग चाहिए थी, तो वो प्रॉपरली उसको मिल गई है कि नहीं मिल गई है। आप पढ़िए इसको। वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑडिटेड बाय अ पर्सन अदर देन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी किसी दूसरे ऑडिटर ने किसी ब्रांच की ऑडिट की है, तो उस रिस्पेक्ट में जो भी रिपोर्ट चाहिए थी करंट ऑडिटर को, तो वो उसको प्रॉपरली फॉरवर्ड हो गई है कि नहीं हो गई है। और लास्ट पॉइंट है वेदर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो भी उसकी बैलेंस शीट है इसका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रॉपरली एग्रीमेंट में है कि नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के और रिटर्न्स के। सिंपल सी बात है, यानी जो भी बैलेंस शीट और पी एंड एल बना हुआ है वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न के बेसिस पे ही बना हुआ होना चाहिए। उन दोनों में आपस में कुछ डेविएशन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तीन स्पेशल केसेस में स्पेशल ऑडिट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डायरेक्शन दे सकती है। जिसका पहला रीजन ये है कि उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो वर्किंग है वो प्रॉपरली नहीं काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, और जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्किंग नहीं जा रही है, तब वो स्पेशल ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। दूसरा रीजन ये होगा कि उसकी जो वर्किंग है, उसका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि वो सीरियस इंजरी देगा किसको, टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री और द बिजनेस, यानी जिस इंडस्ट्री में जिस बिजनेस में इंडल्ज है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको ही सीरियस इंजरी हो सकती है, तब जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकती है। तीसरा पॉइंट ये है उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की खुद की फाइनेंशियल पोजीशन ही इतनी बेकार हो गई है कि वो खुद के डेट से पे ऑफ नहीं कर पाएगी, यानी उसकी सॉल्वेंसी पे ही एंडेंजर यानी डेंजर आ गया है, यानी वो अपने डेट्स पे ऑफ नहीं कर पाएगी, उसकी खुद की लाइबिलिटीज ही बहुत ज्यादा हो जाएगी उसके असेट्स के रिस्पेक्ट में, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन देती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे की पॉइंट, यहाँ पे कैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो केस सिनेरियो में पूछा जा सकता है कि यानी हर सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं देगी स्पेशल ऑडिट का। यहाँ पे शेयर होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन है, कब है देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट केवल तब स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन देती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का इंडिविजुअली या फिर दोनों का जोड़ के 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल का वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या तो इंडिविजुअली या फिर जोड़ के होल्ड करते हैं, किसमें, इन सच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यानी जिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेशल ऑडिट की बात हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली या फिर दोनों जुड़ के 51% या उससे ज्यादा उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करते हैं, तब जाके स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट जो स्पेशल ऑडिट के रिस्पेक्ट में पूरा जो प्रोसेस है मैंने इसको एक चार्ट में समराइज किया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है स्पेशल ऑडिट के लिए। दूसरे स्टेप में यहाँ पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो जो ऑलरेडी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है स्पेशल ऑडिट के लिए, या फिर कोई नया ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकती है। तीसरा स्टेप है जो सेकंड नंबर स्टेप में जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो अपनी स्पेशल ऑडिटर्स रिपोर्ट देगा। ये जो रिपोर्ट जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। और अपना फोर्थ स्टेप है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो ऑडिटर ने दी है उस पर अपना एक्शन लेना होगा।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 4 मंथ का टाइम है, 4 मंथ के अगर वो एक्शन लेती है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कुछ भी रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है यानी जो भी उसका समरी है, जो भी अपने कमेंट है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर, तो वो आगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉरवर्ड करने रहेंगे, और आगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उन कमेंट्स को, उन एक्सट्रैक्ट को, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट को वो आगे सर्कुलेट करेगी जहां पे भी उनको देने हैं, और जो भी उनकी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी वहां पे वो जो समरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के ऊपर वो प्रेजेंट करनी रहेगी। लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें स्पेशल ऑडिट के रिस्पेक्ट में, जो भी एक्सपेंसेस होंगे स्पेशल ऑडिट के, ऑब्वियस सी बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन होंगे, ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। जो भी एक्सपेंसेस हैं स्पेशल ऑडिट के वो डिटरमाइन होंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पेमेंट इसका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही भरना रहेगा। तो ये केस सिनेरियो के रिस्पेक्ट में छोटा सा पॉइंट पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंस्पेक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्पेशल ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार डायरेक्शन देता है, तो यहाँ पे ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार है। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन देता है किसकी रिक्वेस्ट पे, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले फेडरल कोऑपरेटिव यानी जिस भी फेडरल कोऑपरेटिव से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अफिलिएटेड है उसकी रिक्वेस्ट पे, किसी क्रेडिटर ने रिक्वेस्ट की है, या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड है उसके 1/3 मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर 1/5 कम से कम, यहाँ पे आ रहे नॉट लेस देन है ना, तो कम से कम 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो कम से कम 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके सेंट्रल रजिस्ट्रार उस पर्टिकुलर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग के इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर देता है। अब देखिए वो ऑर्डर कैसे देगा, ध्यान से समझिएगा, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अब जनरल ऑर्डर मतलब विदाउट स्पेसिफाइंग एनी कंडीशन, और स्पेशल ऑर्डर मतलब अपने ऑर्डर के साथ सेंट्रल रजिस्ट्रार कुछ कंडीशन भी स्पेसिफाई कर देगा, और इन राइटिंग में वो आगे उसके इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन देगा, और कोई पर्सन वो ऑथराइज करेगा उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्शन के लिए। अब इंस्पेक्शन होगा किस चीज का वो देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका वर्किंग किस तरीके से हो रहा है, और उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो इस फॉलोइंग मैटर्स में वो आगे जो भी पर्सन ऑथराइज होगा वो इंस्पेक्शन करेगा। अब जो भी पर्सन ऑथराइज हुआ है उसकी पावर्स क्या होगी इस इंस्पेक्शन के दौरान, तो सबसे पहली पावर होगी एक्सेस टू दी ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स हैं, वाउचर्स हैं, स्टॉक है, प्रॉपर्टी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो उसको प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकता है। और इन सब चीजों को यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वाउचर्स को, स्टॉक को, प्रॉपर्टी को वो कस्टडी में भी ले सकता है वो पर्सन ऑथोराइज, अगर उसको लगता है कि कुछ सीरियस इरेगुलरिटी डिस्कवर हुई है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, तो इन सारी चीजों को वो अपनी कस्टडी में भी ले सकता है। और उसके पास पावर है टू वेरीफाई द कैश बैलेंसेस कितना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और उसके अलावा जो भी स्पेशल जनरल ऑर्डर है उसके वो कुछ मीटिंग कॉल कर सकता है जहाँ पे वो सारा डिस्कशन कर सके, जो भी इसकी इंक्वायरी है, अगर उसको पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे मीटिंग कॉल करना नेसेसरी है तो वो मीटिंग भी ले सकता है। इसके अलावा जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस रिस्पेक्ट में किसी भी ऑफिसर से, मेंबर से, किसी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसर मेंबर से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन को भी रिक्वायर कर सकता है। तो ये सारी पावर्स हैं उसके जो भी पर्सन ऑथराइज अपॉइंट होता है इंस्पेक्शन के लिए। अब देखिए इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट रहेगी, तो अब पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट तो देनी रहेगी, तो अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट, जो भी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी वो कम से कम 3 महीने के अंदर टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंस्पेक्शन, यानी जिस भी डेट पे इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया उससे कम से कम उससे 3 महीने के अंदर अंदर वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो भी पर्सन ऑथराइज अपॉइंट हुआ था उसको आगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को देनी रहेगी। तो यहाँ पे टाइम लिमिट हो गई तीन तीन महीने की। अब यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये केस सिनेरियो में भी पूछा जा सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी जैसे ही यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट पे आगे ऑर्डर जाता है सेंट्रल रजिस्ट्रार का, फर्स्ट स्टेप में तो उसको रिक्वेस्ट मिली थी, सेकंड स्टेप में उसने आगे ऑर्डर दिया था, तो ये ऑर्डर देने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, यानी नो इंस्पेक्शन शेल बी मेड अनलेस अ नोटिस नॉट गिवन टू 15 डेज, कम से कम 15 दिन का नोटिस पहले दिया जाता है, उसके बाद आगे सेंट्रल रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर देता है। तो ये था हमारा इंस्पेक्शन का।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में भी बिल्कुल सेम प्रोविजन है, यानी रिक्वेस्ट कौन कर सकता है उसके रिस्पेक्ट में भी बिल्कुल सेम प्रोविजंस है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड, क्रेडिटर्स 1/5 ऑफ द मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसकी वर्किंग में जो भी पर्सन ऑथोराइज होगा, जो भी अपॉइंटेड होगा, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी वर्किंग में चेक करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कम से कम 15 दिन पहले, और सेम जो पर्सन अपॉइंट होगा उसके पास पावर रहेगी फ्री एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज को, कैश को चेक कर सकता है, और किसी भी पर्सन से उसको समन कर सकता है अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ मीटिंग अगर कॉल करवानी है तो मीटिंग के लिए वो इन्फॉर्मेट आगे डायरेक्शन दे सकता है, और मीटिंग से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। और अगर फिर भी सोसाइटी मीटिंग कॉल नहीं करती है तो उस पर्सन के पास खुद के पास पावर है कि वो मीटिंग कॉल करवा सकता है, और जिस भी पर्सन से इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन ऑथोराइज को, तो वो उस पर्सन को बुला सकता है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और लास्ट वाला पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, 3 महीने के अंदर अंदर ये जो रिपोर्ट आती है इंक्वायरी की, वो रिपोर्ट जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ उसको देनी रहेगी आगे, और जो भी इसकी वर्किंग होगी, जो भी इसका फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, वो उसको आगे 3 महीने के अंदर अंदर शेयर करना रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।